पूरे देश में राम मंदिर की धूम है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। आप मेरे साथ यहां पे देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं हरियाणा के हिसार की, जहां पर श्री राम मंदिर भूमि को दर्शाया गया है और साथ ही साथ जय श्री राम के हजारों जो दिए हैं वो लगाए गए हैं और कुछ ही देर के बाद इनको जलाया जाएगा। हम आपको बता दें, ये सारा कार्यक्रम पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए, आप जहां तक हमारे साथ देख सकते हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ आपको नजर आ रही है। तमाम वो बड़े चेहरे जो हिसार जिले से संबंध रखते हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी इलाके से हो, तमाम लोगों को हिसार के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। और कहीं ना कहीं जय श्री राम के साथ साथ हिसार लोकसभा क्षेत्र से ताल भी ठोक दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं वो कैप्टन अभिमन्यु के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए। कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, कुछ ही घंटों के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? अरे ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये 1000 साल में, या यूं कहिए कि 5100 वर्ष जब से कलयुग है, तब से ये पहला ओकेजन होगा जिसमें भगवान ने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में ये कहा कि मैं कलयुग में धरती पर नहीं आऊंगा। और एक समय था जब गुरु वशिष्ठ ने एक मुहूर्त निकाला था राम के राज्य तिलक के लिए। वो मुहूर्त कल आ रहा है जी। और उस मुहूर्त में भगवान लला अपने घर में जाएंगे, तो ये एक किस्म से साक्षात्कार भगवान राम का जन्म ही है, जो कि कलयुग के वासियों को भी देखने को मिलेगा जी। और भारतवर्ष का 140 करोड़ लोग इस राममय में और पूरे विश्व में एक ये संदेश देगा कि भारत का 140 करोड़ लोग राम के नाम पर एक सूत्र में बंधा हुआ है। ये थे डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस लम्हे का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो समय अब आ गया है और जिसको पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी अभी हमारे साथ मौजूद है। गंगवा जी, कुछ ही समय के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए? पूरे देशवासियों के लिए बड़े गर्व और फख्र की बात है कि कल राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर जो बनकर के तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी उनके साक्षी रहेंगे। तो निश्चित तौर से बहुत बड़े गर्व और फख्र की बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हर एक भारतवासी के मन में ये टीस थी, पीड़ा थी कि हम रामलला का मंदिर जो है वहाँ बढ़ना चाहिए। और बहुत समय बाद में जो है वो 550 साल इस बात को लग गए और अंततः अभी जो है वो मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। तो हर एक भारतवासी आज हर जगह उत्सव मना रहा है, उल्लास में है और आप देखेंगे कि गली में, मोहल्ले में हर जगह राम कथाएं हो रही हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण एक जो है राम में बना हुआ है। रणबीर जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया, उसको किस तरह से देखते हैं? किस्मत में नहीं, भाग्य में नहीं है उनके। बगैर भागों के राम नाम के राम के पास जाया जाता है क्या? जिनकी किस्मत में होता है, भाग्य में होता है, तब जाया जाता है। उनका दुर्भाग्य है कि जिनको राम मंदिर का निमंत्रण मिला हो और वो ना जा पाए, तो इसका मतलब राम जी नहीं चाहते उनको। उनका कहना है कि राम के नाम पे राजनीति कर रही है बीजेपी, इस वजह से हम नहीं जा रहे। देखिए, उन लोगों ने तो, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 20-20 वकील भी खड़े किए कि राम मंदिर ना बने, तो वो लोग अब राम के उसमें कैसे जा सकते हैं? उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम कैसे जाएं? देखिए, ये उनके तरफ से क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान उल्लास में है, राम में ही है। और राम के मंदिर के लिए हम 550 सालों से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार समाप्त हुआ है। और आज अगर वो कोई नहीं जाता है वहाँ, तो उनका दुर्भाग्य ही है। आने वाले समय में राम मंदिर का कितना प्रभाव 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव में तो की बात ये नहीं है, ये तो धर्म का मामला है। और लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, तो आज तो एक तरफा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई आज विकल्प नहीं है
आज इस तरीके के लोग जो उनके सामने कोई है नहीं उनके कद के कि जो उनको टक्कर दे सके। और मैं समझता हूँ कि जो जितनी सीटें 2019 में आई थी उससे काफी ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। कांग्रेस की तरफ से 2 यात्राएं निकाली जा रही है हरियाणा में बीजेपी को मात देने के लिए। कांग्रेस की यात्रा जो है बीजेपी को मात देने के लिए निकाली जा रही है। मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए कि उनके पास आज कोई ना नेतृत्व है ना कोई और है। वो केवल और केवल अपने खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। लोगों ने आज उनको नकार दिया है। जिस तरीके से उनकी सोच है, जिस तरीके का उनके विचार है, आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, लोगों को आज उन पे भरोसा है और एक तरफा जो चुनाव जो है लोकसभा का होने वाला है। कैप्टन अभिमन्यु जी की तरफ से आज कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, उसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कैप्टन साहब को कि बहुत ही सुंदर उन्होंने आयोजन करने का काम किया है, जिसमें सारे हम लोग यहाँ आकर के उन्होंने स्नेह मिलन का एक कार्यक्रम रखा है। और इस तरीके के कार्यक्रम अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने कहा, बहुत जगह पे चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन किया, इसके लिए मैं कैप्टन साहब को बधाई देता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कैप्टन साहब हिसार से ताल ठोकने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे ये जो निर्णय है हाईकमांड करता है। कैप्टन साहब आएंगे तो उनका स्वागत है, हाईकमांड अगर किसी और को भेजेगी तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैंडिडेट फाइनल है, कमल का फूल है, कोई भी लेकर के आ जाए। आप लेकर के आ जाओगे तो आपके साथ अंतिम प्रश्न, क्या रणबीर गंगवा भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? रणबीर गंगवा संगठन का आदमी है और जहां पार्टी जहां भी ड्यूटी लगाती है, वो विधानसभा कहेगी विधानसभा, कहीं और कहेगी तो और कहीं, और अगर यूं कहेगी आपको लड़ना है नहीं संगठन में काम करो तो वहां भी। आप आने वाले 2024 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को समर्थन करेंगे या फिर कैप्टन अभिमन्यु? कमल के फूल को समर्थन करेंगे। ये थे रणबीर गंगवा, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरे देश में राम मंदिर की धूम है और उसी का जो परिणाम है वो 2024 के चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिलेगा। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने कैप्टन अभिमन्यु द्वारा करवाए गए इस कार्यक्रम के लिए बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी और उनका साफ तौर से कहना कि जो भी हिसार लोकसभा से प्रत्याशी होगा उसी को वो समर्थन करेंगे और उसी का सहयोग करेंगे। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से जो कार्यक्रम करवाया गया है, लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लगातार जो अलग अलग हरियाणा सरकार के नुमाइंदे आए हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी काफी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे थे। और अब आपको मिलवाते हैं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी से। कैप्टन साहब, आज जो ये कार्यक्रम करवाया गया है इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? किस प्रकार का उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला है? पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया भर में जहां भी भारतीय रहते हैं या दुनिया भर में उन देशों में भी जो अपने आप को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ करके चलते हैं, एक बहुत जबरदस्त उत्साह, उल्लास और उमंग का वातावरण है। भारतीय संस्कृति को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूरे विश्व में आज ये महसूस कर रहा है कि जब त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसके बाद जब वो लौटे तो अयोध्या नगरी में जो दिवाली मनाई गई थी, आज भी पूरे विश्व में हम सब दिवाली मनाते हैं। लेकिन इस कलयुग में भगवान राम के जन्मभूमि का जो उनका स्थान था, रामलला का जो मंदिर था, जो मंदिर विराजमान था, उसको आक्रांता बाबर ने ध्वस्त किया। हजारों लाखों मंदिरों को नष्ट करके भारतीय संस्कृति पर उन्होंने जो प्रहार किए थे और करोड़ों हमारे पूर्वजों के जो भाई बहन थे उनको जबरदस्ती मजहब परिवर्तन के लिए विवश कर दिया था। आज 550 साल पहले उस ध्वस्त मंदिर के स्थान पर जो एक ढांचा चल रहा था, आज पुनः रामलला एक न्यायालय की प्रक्रिया के तहत और मैं कहूंगा कि विधि का विधान के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज उनकी कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। फिर से वो विराजमान होने वाले हैं
550 साल का वनवास पूरा होने वाला है, तब 14 साल के वनवास पर दिवाली हजारों सालों से मनाई जा रही है। तो आप सोचें कि जो 550 साल का वनवास का दर्द कितना ज्यादा रहा होगा, कि दुनिया भर में मुझे लगता है 150 करोड़ से करीब लोग होंगे जो भारतीय संस्कृति से अपने आप को जोड़ के चलते हैं। उनमें कितना उमंग, इतना उत्साह, इतना उल्लास है। उसी कड़ी में आज अपने हिसार शहर में अनेकों गणमान्य अतिथियों ने मिलजुल करके, प्रबुद्ध नागरिकों ने आपस में जहां आप मिले जुले, एक मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ, वहीं पर कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के यजमान होते हुए, उसको लेकर के भी जो उसके भाव के साथ अपने आप को जोड़ने का और अपने परिवारों को जोड़ने का काम किया, दीपोत्सव मनाने का काम किया। एक प्रकार की दीपावली की शुरुआत कल आज यहाँ पर हुई है, जिसको कल एक और बड़े स्तर पर सब अपने घरों में, मंदिरों में और चारों तरफ एक दिवाली का माहौल कल हम देखने वाले हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा कि 550 वर्षों तक जो सपना पूरा नहीं हुआ वो पूरा होने जा रहा है। अगर हम 1947 की बात करें तो उससे पहले चलो हम ये मान सकते हैं कि भारत ज्यादा मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं था, लेकिन उसके बाद आजाद हुआ। तो क्या आपकी नजर में लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसकी कमी रही, कहाँ कमी रही? अब सारा देश जानता है और मीडिया में सब कुछ आया है कि देश के आधुनिक दौर में संविधान के निर्माण के बाद न्याय की प्रक्रिया संविधान के तहत चलती है, अदालतों की अपनी प्रक्रिया है, और भगवान रामलला के मंदिर की जो विवाद है उसको अदालतों में घसीटने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया। और भारतीय समाज ने बड़े धैर्य के साथ आजादी के लगभग 75 साल होने के बाद तक 4 पीढ़ियों ने तो आजादी के बाद इंतजार किया है। अदालती लड़ाई को पूरी दुनिया ने देखा है, हर भारतीय ने देखा है कि किस प्रकार से पिछली सरकारों ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। स्वयं देश के कानून मंत्री रहे कपिल सिब्बल के नेतृत्व में देश की जनता के खजाने से करोड़ों रुपए उन वकीलों को दिए गए। ये एफिडेविट दिया सरकार ने कि भगवान राम कभी हुए नहीं, वो काल्पनिक है। राम सेतु की पूरी वो भी काल्पनिक है। इसको साबित करने में लगे रहे। जो भारत का बच्चा बच्चा जो राम से अपने आप को जोड़ता है, हर पिता सोचता है कि मेरे बेटा राम जैसा हो, हर राम राज्य की कल्पना हर कोई करता है, सबको न्याय मिले। भगवान वाल्मीकि रचित जो रामायण लिखी है उसमें सब साक्ष्य के साथ में जिस प्रकार से विवरण है, राम राज्य की अवधारणा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र का चरित्र की व्याख्या है, एक आदर्श। उस आदर्श को हमसे छीनने का बात कोशिश की। जिन लोगों ने अदालतों में राम मंदिर का विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया, आज सारा देश देख रहा है कि आज भी जो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की वो खिल्लियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मीन मेख निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही अपने आप को उजागर कर रहे हैं कि कौन राम विरोधी रहे हैं। धीरे धीरे सबको अकल आएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भारतीय संस्कृति और वेग पकड़ेगी तो सब सरयू में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। कैप्टन साहब, अगर हम बात करें कांग्रेस की, जैसा कि आपने कहा, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि राम हर किसी की हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो इसके ऊपर राजनीति कर रही है। उन्होंने तो ये कहा था कि राम तो कभी हुए ही नहीं। वो लोग जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वह भारत के विभाजन की, अंग्रेजों की विभाजन करो और फूट डालो की नीति का जो था कि बाहर से आए, देश में आर्यन बाहर से आए, जिनकी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे सनातन को चुनौती देते हैं, जिनके अलायंस के सहयोगी सनातन को मलेरिया डेंगू से भी खतरनाक बीमारी बताते हैं, उन लोगों की मानसिकता समाज को मालूम है। जो स्वयं उसको चुनौती दे रहे हैं, उसकी वो उसके बुराई और निंदा करते हैं, तो वो माने तो सही उनके हैं। आज नहीं माने हैं तो कल मानेंगे, मानेंगे सब, मानना ही होगा, सच छुप नहीं सकता। जी कैप्टन साहब,
अगर हम राम मंदिर के उत्सव की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा? क्या पहले की तरह जितनी बीजेपी ने सीटें हासिल की थी उतनी जीत पाएंगी या उससे ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो हिंदुस्तान के गरीब जनता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए जो काम किए हैं और जिन्होंने गरीब के आंसू को पोंछने का काम जिस कदर किया है, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा प्रतिवर्ष जिन्होंने व्यवस्था फ्री कर दी हो, जिन्होंने करोड़ों लोगों को आवास की व्यवस्था कर दी हो, जिन्होंने 25 करोड़ के करीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का महान पुनीत काम कर दिया हो, जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था 5 किलो हर प्रति माह की हो, जिन्होंने माताओं बहनों के आंखों से आंसू पहुंचते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में गैस का कनेक्शन सुलभ करवा दिया हो, प्रत्येक घर में महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए जिन्होंने शौचालय की व्यवस्था कर दी हो, नौजवानों के रोजगार के लिए मुद्रा के योजना के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को बिना किसी सिक्योरिटी के जिन्होंने लोन दिलाने का काम कर दिया हो, जिन्होंने देश के अंदर एक आर्थिक उन्नति तरक्की का जबरदस्त वातावरण इस कदर बनाया हो कि कोरोना के प्रकोप के बावजूद भी हिंदुस्तान इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज बन रही है, जिनके नेतृत्व में किसानों को पहली बार एक वर्ग के नाते 12,000 रुपये प्रति वर्ष सम्मान की राशि दी जाती हो, जिनके नेतृत्व में भारत के सैनिकों का बल इतना बढ़ गया, उनका आत्मबल इतना बढ़ गया कि आतंकवादी अगर भारत पर हमला करके वापस भी अगर सीमा पार करके चले गए तो भारत के सैनिकों ने हवाई मार्ग से लेकर के और जमीन मार्ग से भी उनका पीछा करके उनके कैंपों को ध्वस्त किया। अब पाकिस्तान तो क्या, अफगानिस्तान में बैठे भी आतंकवादियों का दिल कांपता है कि भारत में कोई हो गया, कुछ गलती हो गई तो उसका खामियाजा उनको वहीं पर भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में भारत विरोधी आतंकवादी छिपते फिर रहे हों, दुनिया भर में आज भारत का लोहा आज विश्व के बड़े बड़े देश मान रहे हों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो, उसमें भारत की तरफ इस आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा हो कि इसमें भी कोई समाधान मोदी जी निकाल सकते हो। विश्व बंधु का जो भाव मोदी जी ने पूरे देश में जगाया है, ये सब पर्याप्त कारण है कि 370 को अनुच्छेद को भारत के संविधान से समाप्त कर दिया, जिन्होंने 3 तलाक के पाप को इस धरती से खत्म कर दिया, इस भारत से खत्म कर दिया, जिन्होंने इतनी अबला महिलाओं को आजादी दिलाने का काम किया हो, और आज भव्य राम मंदिर भी आज पूरे भारत का सपना जब साकार हो रहा हो, तो इन सब चीजों को देश की जनता देखती है और अब इससे आगे बढ़ना चाहती है। निश्चित तौर पर ये 2024 का जनादेश वह जनता के मन में नहीं, अब जनता की वाणी पर ही नहीं, आकाश में गुंजायमान है कि पहले से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी को देश की जनता ताकत देगी और भारत को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन कैप्टन साहब, अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस की 2 यात्राएं निकाली जा रही हैं। वही देश की अगर बात करें तो राहुल गांधी के द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस की हरियाणा में यात्राएं हों, अब उनको यही नहीं मालूम है कि उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। वह एक तरफ सनातन का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ को सरयू में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, फिर कहते हैं कि राम तो हम सबके हैं। अब राहुल गांधी जी चलते हुए वो कहते हैं कि भाजपा जो है जो आदिवासी लोग हैं उनको वनों में रखना चाहती थी। कांग्रेस की घोषित नीति रही है कि उन्होंने देश के आदिवासियों को भारत के संविधान में एक जूलॉजिकल अप्रोच पर कि उनको उनके वन क्षेत्रों में रख करके उनकी संस्कृति को बचाने के नाम पर उनका शोषण किया। वो आज भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, जिस भाजपा ने पहली बार आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। तो राहुल गांधी जी को न तो उनकी पार्टी का इतिहास मालूम है, न उनकी पार्टी की नीतियों का उनको कोई समझ और ज्ञान है। तो वो कभी कभी तो कहते हैं कि
राम मंदिर की मूर्ति भी कांग्रेस ने रखवाई थी, कभी कहते हैं राम हुए ही नहीं थे। तो वो एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, प्रदेश में भी कंफ्यूज्ड है। उनके पास प्रदेश की जनता के लिए कोई सोच नहीं है। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कांग्रेस के दोनों, चारों, 500 जितने गुट और गिरोह हैं, उनके पास सोच नहीं है। प्रदेश की जनता का क्या करेंगे, उसकी भलाई के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, आपस में लठम लठा हो रहे हैं और कहते हैं कि हम आते ही पर्ची समाप्त कर देंगे, खर्च वो जो है हम जो पर्ची फिर से शुरू कर देंगे, मेरिट समाप्त कर देंगे। वो कहते हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया, खुद हुड्डा के राज में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया, वो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम जो है फिर से लेके आएंगे। खत्म किसने किया था? तो ये केवल मात्र लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने जमीनों के असंख्य हाथों से हरियाणा के किसानों की जमीनों को लूटने का पाप किया हो, और वो आज जो है सरकार बनाने की बात कर रहे हो। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न, पहले विधानसभा में आपने हरियाणा की आवाज को बुलंद किया, पिछले काफी समय से पूरे प्रदेश के लोग आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं कि अब आप हरियाणा की आवाज को लोकसभा के माध्यम से उठाना चाहते हैं, उसको लेकर तमाम हलकों में दौरा कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आज आपने चौका नहीं छक्का मारा है। मैं तो अजय जी, आवाज उठाना एक राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मुझे कोई विधायक या कोई सांसद बनने की दरकार नहीं है। अपनी विचारधारा की बात रखने के लिए और जनता की आवाज उठाने के लिए भी, और जब मैं एक जनता को समर्पित एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, तो जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उसके लिए कोई सदन में जाना हो, ये मेरा विषय नहीं है। इसके लिए संगठन हमारा तय करता है कि किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो, और संगठन जो भी भूमिका देता है हम उसके लिए काम करते हैं। और संगठन यशस्वी हो, संगठन मजबूत हो, देश मजबूत हो, और हरियाणा प्रदेश की जनता की भलाई में जो भी काम हो सकता है, चाहे वो आज का कार्यक्रम हो और चाहे रोज का दिनचर्या के कार्यक्रम हो, वो लक्ष्य केवल एक है, देश और समाज उसकी भलाई हो, वो आगे बढ़े। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों को आपने यहाँ पे बुलाया और अलग अलग हलके के लोगों की जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अब तो बात काफी आगे बढ़ गई है। देखिए, एक तो भीड़ तो थी नहीं, एक एक आदमी मेरे लिए देव तुल्य था, एक एक आदमी मेरे लिए सम्मानित था, मेरा माननीय अतिथि था, तो आदरणीय था, और बहुत सम्मान से सब साथी यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत शोभा बढ़ाई, उन सब के हम आभारी हैं। और निश्चित तौर पर जब जब हम समाज में जाते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज से ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और मेरे लड्डू जो हैं, कोई मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के, मेरी कोई अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाओं के लड्डू नहीं होते। मेरा तो ये है, अगर अनुच्छेद 370 हट रहा है तो मेरे देश अंदर का जो सैनिक है, उन लाखों सैनिकों को जो आज इस ठिठुरती सर्दी में -50 डिग्री में भी देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं अपने परिवारों से दूर, मुझे उनके लिए एक सैनिक होने के नाते जितनी खुशी एक नागरिक को होती है, उससे कई गुना खुशी एक सैनिक होने के नाते मुझे हुई है। उन हजारों सैनिकों का बलिदान आज सार्थक हुआ जब 370 भारत के संविधान से मिट गया, जब आज राम मंदिर जो 550 साल पहले बाबर ने जो जुल्म सितम ढाए थे, जो जजिया जैसे कर लगा करके हमारे करोड़ों पूर्वजों को मजहब परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया था, आज जो उस मजहब को मानते हैं जो बाबर ने, जिसके लिए जनेवों की होली बाबर से लेकर औरंगजेब तक जलाई जाती थी, हमारे पूर्वजों पर कितने अत्याचार हुए होंगे, अगर आज एक प्रतीक के नाते रामलला फिर विराजमान हो रहे हैं तो मेरे तो लड्डू यही पर सार्थक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो कि आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, जिस लम्हे का पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो लम्हा अब समाप्त हो गया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरा प्रदेश देख रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु लगातार
कार्यकर्ताओं से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से जुड़ने की और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कैप्टन साहब इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन पूरा प्रदेश अब मानने लगा है कि कैप्टन अभिमन्यु इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।